हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। सो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ये कोर्स बेसिकली उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और वो 1 मंथ में अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पास होना चाहते हैं। तो पास होने के लिए कौन सी बुक यूज़ करते हैं हम? सैमुलिंगम। तो मैं सैमुलिंगम से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगी जिसको पढ़ के आप पास हो सकते हो अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं चैप्टर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, कुछ फालतू चीज़ नहीं देखेंगे। जो एग्ज़ाम में आ सकती है वही चीज़ देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें एनाटॉमी भी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो हम वही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या आता है? सबसे पहले इसमें फंक्शंस ऑफ ब्लड। अगर हम फंक्शंस ऑफ ब्लड देखें तो क्या क्या फंक्शन होते हैं ब्लड के। फंक्शंस ऑफ ब्लड में आते हैं न्यूट्रिटिव फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स, वो ड्राइव्ड होते हैं डाइजेस्टिव फूड से और एब्जॉर्ब्ड होते हैं जीआई ट्रैक्ट से। और ब्लड जो उसको डिफरेंट पार्ट में ले जाता है बॉडी के, जो कि यूज़ होता है फिर ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। इसके अलावा दूसरा फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन बाय द ब्लड। ब्लड रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन को कैरी करता है एल्वलाई से लंग्स में और लंग्स से डिफरेंट टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू टू एल्वलाई। फिर आता है एक्सक्रीटिव फंक्शन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से उनको ब्लड रिमूव करता है बॉडी से। एक्सक्रीटिव ऑर्गन तक लेके जाता है लाइक स्किन, किडनी, लिवर, और यहाँ से फिर ये रिमूव हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंजाइम का ट्रांसपोर्ट करवाता है ब्लड उनके टारगेट ऑर्गन्स तक। एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर का बैलेंस को रेगुलेट करता है, एसिड और बेस बैलेंस को रेगुलेट कर। आपको बस ये हेडिंग याद करनी है और उसके अंदर तो फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हो। ये हेडिंग ध्यान में रखना है बस। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है। स्टोरेज फंक्शन करता है, बॉडी में डिफेंसिव रोल भी ब्लड रोल प्ले करता है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होती हैं वो बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती है फैगोसाइटोसिस से, और लिम्फोसाइट जो है वो इम्यूनिटी को डेवलप करने में इन्वॉल्व होती है। ईसनोफिल जो है डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होती है और फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करने में। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं? एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। यहाँ पे आता है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन के रेशियो में हम आते हैं। ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ है ये सारी वाइवा वगैरह में तुमसे पूछी जा सकती हैं, थ्योरी एग्जाम में नहीं आएंगे। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का जो रेशियो होता है उसको A/G रेशियो बोलते हैं, जो कि 2:1 होता है। इसके बाद ये सेपरेशन कैसे होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, एक प्रेसिपिटेशन मेथड होता है। एल्ब्यूमिन को प्रेसिपिटेट करते हैं 22% सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन से। ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो कि क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले है क्लोटिंग में, ब्लड की क्लोटिंग या कोएगुलेशन में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फाइब्रिनोजन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, जो गामा ग्लोबुलिन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी के एंटीबॉडीज़ की तरह ऐड करके, और इन प्रोटीन्स को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। यहाँ तक आपको याद रखना और लिख के आ जाना है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन। एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन्स एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड के अंदर बैलेंस करते हैं ये। फिर क्या होता है इनका काम? एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करते हैं बॉडी के। इसमें कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन? मेनली एल्ब्यूमिन इन्वॉल्व होता है एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर बफरिंग एक्शन होता है। बफरिंग कैपेसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अलावा विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी भी प्रोवाइड करते हैं ब्लड को, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। एल्ब्यूमिन की सबसे मैक्सिमम विस्कोसिटी होती है। फिर अर्थोसाइट सेडिमेंटेशन लिए ESR में भी इनका रोल होता है। किस कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन का? ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन का, जो क्या करते हैं
रोलेक्स का फॉर्मेशन करते हैं बाय आरबीसी। रोलेक्स मतलब आरबीसी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, उसको एक दूसरे के ऊपर, उसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ईएसआर के लिए। अर्थ साइड सेडिमेंटेशन रेशियो देखा होगा ना तुमने, ब्लड ले लिया हमने एक उसमें और फिर नीचे इकट्ठी हो जाती हैं सारी की सारी आरबीसी, उसी को बोलते हैं अर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ RBC during circulation, the red blood cell remains suspended uniformly in the blood. This property of the RBC is known as suspension stability. इसमें कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करते हैं, फिर क्या होता है, रिजर्व प्रोटीन्स की तरह भी इनका रोल होता है। तो इतने 4 मतलब 5-6 रूल लिख दोगे तो वही 2-3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 5-6 रूल लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर हम आगे आते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आरबीसी, तो हम आरबीसी आते हैं। आरबीसी का काउंट कितना होता है, 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है काउंट होता है आरबीसी का ब्लड के अंदर। मेल के अंदर 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है और फीमेल के अंदर 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। आरबीसी की अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो जो नॉर्मली आरबीसी होती है वो डिश शेप होती है, बायकॉनकेव होती है, सेंट्रल पोर्शन थिनर होता है और पेरिफेरी जो है वो थिकर होती है। इसके बाद बायकॉनकेव सिर्फ की क्या एडवांटेज होती है, ये हेल्प करती है डिफ्यूजन में, ऑक्सीजन का जो है रैपिड डिफ्यूजन होने में। दूसरा, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है डिफरेंट सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए। मिनिमम टेंशन ऑफर करती है। इसके अलावा जब कैपिलरी से जो है ब्लड पास होता है तो आरबीसी सिक्वीज आउट हो जाती है वेरी इजीली विदाउट गेटिंग डैमेज, बायकॉनकेव शेप्स की वजह से ही। नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी के अंदर। ओनली मैमल जिसके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है वो कौन है, कैमल है। न्यूक्लियस नहीं होता ह्यूमन आरबीसी में तो डीएनए भी नहीं होता। अदर ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी प्रिसाइस ये सब भी नहीं होते, इसलिए एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ग्लाइकोलाइसिस से होती है। आरबीसी में इंसुलिन रिसेप्टर भी नहीं होता तो ग्लूकोज को जो सेल्स लेती है वो कंट्रोल नहीं होता इंसुलिन से। आरबीसी में स्पेशल टाइप का साइटोस्केलेटन होता है जो एक्टिन और स्पेक्ट्रिन का बना होता है। दोनों के दोनों प्रोटीन जो है वो एंकर्ड होते हैं टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बाय मीन्स ऑफ अनदर प्रोटीन कौन, एनकायरिन। अब हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। आरबीसी की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सबसे पहले रोलेक्स फॉर्मेशन। जब ब्लड वेसल से हम बाहर लेते हैं आरबीसी ब्लड को, ब्लड वेसल से बाहर निकालते हैं तो जो आरबीसी होती है एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाती है, लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन। एक दूसरे के ऊपर हम जैसे कॉइन रख देते हैं ना, ऐसे आरबीसी की एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाती है। इस प्रॉपर्टीज़ को ही हम रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको एक्सेलरेट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन कौन, ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन। स्पेसिफिक ग्रेविटी आरबीसी की कितनी होती है, 1.092 1.101। पैक सेल वॉल्यूम क्या होता है, ये वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं। पैक सेल वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शन होता है ब्लड का जिसको आरबीसी एक्यूपाई करती है। तो प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड एक्यूपाइड बाय द आरबीसी इज़ नोन एज पैक सेल वॉल्यूम, जिसको हम परसेंटेज में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसको हेमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। ये 45% ऑफ द ब्लड होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम का 55% होता है। इसके बाद लाइफ स्पैन क्या होता है आरबीसी का, 120 डेज होता है। फेट ऑफ आरबीसी कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। फिर आता है आरबीसी के फंक्शन पे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग से टिश्यूज़ में। जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन का से साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाती है आरबीसी टिश्यू टू लंग्स। हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है। 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होती है कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अब हम देखते हैं आरबीसी के फीट को। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ स्प्लीन के अंदर तो हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है। आयरन, ग्लोबिन और पोरफायरिन 3 चीज़ होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। आयरन का क्या फेट होगा, आयरन आके जाके एपोफायरिन, फेरेटिन जो कि स्टोर्ड हो जाएगा और रीयूज हो जाएगा। ग्लोबुलिन प्रोटीन पूल बनाता है जो स्टोर्ड होगा, रीयूज हो जाएगा। प्रोफायरिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा देन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। हम बात करते हैं आगे क्या फंक्शन है आरबीसी के। आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बनिक
एनहाइड्रेस एंजाइम होती है जो कि बायोकार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से। बफरिंग एक्शन, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऐसा गुड बफर की तरह एक्ट करता है। बफर क्या होता है? बफर वो होता है ना जो पीएच को चेंज नहीं होने देता किसी भी एसिड या बेस की पीएच को कांस्टेंट रखता है। इस वजह से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट रहती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में। इसके अलावा ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में भी आरबीसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आरबीसी के अंदर ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं लाइक ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड आर एस फैक्टर जो किसी भी पर्सन के ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इनकम्पेटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं उनको भी प्रिवेंट करता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी का वेरिएशन कैसे होता है, आरबीसी के नंबर का फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। आरबीसी का काउंट कैसे बढ़ता है? इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। आरबीसी का जो काउंट बढ़ता है उसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ये फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशन में बनता है। जब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बढ़ता है तो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, ठीक है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन में आगे देखेंगे अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कैसे, जैसे कि एज की बात कर रहे हैं हम। बर्थ, जब किसी पर्सन का बर्थ होता है तो आरबीसी काउंट 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। ये काउंट जो है वो बर्थ के 10 डेज बाद ही डिक्रीज होने लगता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कोजिंग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन सम न्यू बॉर्न बेबीज। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की इस वजह से ना कुछ न्यू बॉर्न बेबीज में जॉन्डिस भी हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम सेक्स पे। प्यूबर्टी और मोनोपॉज के बाद, मोनोपॉज और प्यूबर्टी के बाद जो फीमेल में आरबीसी काउंट होता है वो सिमिलर होता है मेल्स में जितना होता है उतना। जब रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है मतलब प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, उस टाइम पे आरबीसी काउंट कम रहता है। किस वजह से? क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लड जो है लॉस होता है हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो उस वजह से आरबीसी काउंट कम हो जाता है रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमेंस के अंदर। अब आते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं या हम कहीं मनाली, रोहतांग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, हाइपोक्सिया जिस कंडीशन को बोलते हैं, ऑक्सीजन का लेवल टिश्यू में कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको कंपनसेट करने के लिए आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। आरबीसी अब क्या होता है हाइपोक्सिया जब होता है तो वो स्टिमुलेट करता है किडनी को कि वो एक हार्मोन को रिलीज करे जिसको हम बोलते हैं अर्थ्रोपोइटिन। ये अर्थ्रोपोइटिन ही स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को कि वो आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाए, तो आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो हमने देखा एक एज, सेक्स और हाई ऑल्टीट्यूड। चौथा हम देखते हैं मस्कुलर एक्सरसाइज। मस्कुलर एक्सरसाइज के टाइम पे जो है टेम्परेरी इंक्रीज होता है आरबीसी की काउंट में बिकॉज ऑफ माइल्ड हाइपोक्सिया। जब कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर जो है ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होने लगता है, इस वजह से आरबीसी का काउंट टेम्परेरी बढ़ जाता है एक्सरसाइज के टाइम पे। ये बात है इमोशनल कंडीशन। जब हम इमोशनल कंडीशन में होते हैं किसी भी, जैसे कि एंजाइटी वगैरह, जब हमें कोई डर लग रहा होता है उस टाइम पे भी आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। जैसे एग्ज़ाम टाइम पे हमें एंजाइटी होती है तो आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो आरबीसी का काउंट बढ़ेगा। मील्स के बाद भी अगर हम कुछ खाते हैं तो उसके बाद भी आरबीसी का काउंट बढ़ता है बिकॉज ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो हमने खाना खाया उसको मेटाबॉलिज्म के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए आरबीसी का काउंट बढ़ता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे पॉलीसाइथीमिया कैसे होता है? हाई ऑल्टीट्यूड पे गए हम, हाइपोक्सिया हुआ मतलब ऑक्सीजन का लेवल टिश्यू में कम हो गया, वो स्टिमुलेट करेगा किडनी को, किडनी प्रोडक्शन करेगी एरिथ्रोपोइटिन का, वो स्टिमुलेट करेगी बोन मैरो को और बोन मैरो जो आरबीसी का प्रोडक्शन करवा देगी। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में इस तरह के फ़्लो चार्ट बना के आते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी से ज़्यादा से फ़्लो चार्ट बनाने की ज़्यादा कोशिश करना है। फिर नेक्स्ट आते हैं ये फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया में इमोशनल कंडीशन में कैसे होता है। इमोशनल कंडीशन में एक्सरसाइज है उस टाइम पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से एड्रेनलिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे स्किन का कॉन्ट्रैक्शन होगा, आरबीसी रिलीज होगी। अब आरबीसी का काउंट कब डिक्रीज़ होता है? अभी तक हमने इंक्रीज़ की बात की थी, अब हम डिक्रीज़ की बात करते हैं। जब बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ेगा। बैरोमेट्रिक प्रेशर कब बढ़ता है? जब हम डीप सी मतलब जो ग्राउंड लेवल है उससे हम नीचे जाएंगे सी लेवल पे, तो जो ऑक्सीजन की टेंशन है ब्लड में वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। स्लीप के टाइम पे जब हम सो रहे होते हैं तब आरबीसी का काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है।
फिर उसके बाद बढ़ने लगता है जैसे ही हम उड़ जाते हैं सोने के बाद। जनरली ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्लड आर डिक्रीज ड्यूरिंग स्लीप इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आरबीसी काउंट कम हो जाता है बिकॉज इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा बढ़ जाएगा और हीमोडाइलेशन होगा, जिससे कि आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन। तो अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया में। इसमें पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया में मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज होना आरबीसी। अभी तक हमने नॉर्मल कंडीशन देखी है, अब हम एबनॉर्मल कंडीशन में जाएंगे। ठीक है, आरबीसी काउंट जो इंक्रीज हो जाता है अबव 7 मिलियन पर क्यूबिक मीटर ऑफ द ब्लड। तो दो तरह की पॉलीसाइथेमिया होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ दो। एनीमिया, तो इसमें सिर्फ एनीमिया याद रखो, पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें आरबीसी का काउंट जो है वो घट जाता है, तो वो कंडीशन एनीमिया होती है। और बढ़ जाना पॉलीसाइथेमिया होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एम्फाइसीमा में घट जाता है। ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में, क्रोनिक कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग में, तो ये आप सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में जाके पढ़ोगे। अब आते हैं आरबीसी की जो साइज़ है उसमें वेरिएशंस कैसे आती है। तो एक होता है माइक्रोसाइट्स जब स्मॉलर सेल्स होती हैं, एक मैक्रोसाइट जब लार्जर सेल्स होती हैं, और डिफरेंट साइज़ की सेल्स होती है वो एनाइसोसाइट्स बोलते हैं। माइक्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है? एक होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग में, ऑस्मोटिक प्रेशर जब ब्लड का बढ़ जाता है उस टाइम पे। मैक्रोसाइट्स मेगाब्लास्टिक एनीमिया में, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब ब्लड का घट जाता है उस टाइम पे। और पेरिनीशियस एनीमिया में एनाइसोसाइट्स। आरबीसी शेप में कैसे चेंज आता है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। आरबीसी स्ट्रक्चर में ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ पे फोकस करेंगे, अर्थ्रोपोइसिस सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको एकदम याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्थ्रोपोइसिस क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले अगर हम आते हैं तो अर्थ्रोपोइसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ अर्थ्रोसाइट। अर्थ्रोसाइट आरबीसी का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन को हम अर्थ्रोपोइसिस बोलते हैं। और जो हीमोपोइसिस होता है वो ब्लड के लिए यूज़ करता है, सारी ब्लड सेल्स के लिए, आरबीसी हुई वो डब्ल्यूबीसी हुई तो उसके लिए हीमोपोइसिस, और खाली अगर हम आरबीसी के लिए बात करें तो अर्थ्रोपोइसिस। अब अर्थ्रोपोइसिस की साइट क्या होती है? अलग अलग लाइफ पे अलग अलग साइट होती है। लाइक फीटल लाइफ पे अर्थ्रोपोइसिस जो है 3 स्टेज में होती है। पहली स्टेज क्या होती है? मीजोब्लास्टिक स्टेज। पहले 2 मंथ्स में इंट्रायूट्राइन लाइफ के जो आरबीसी जो प्रोड्यूस होती है वो यॉर्क सैक के मीजनकाइमा से प्रोड्यूस होती है। फिर आते हैं हेपेटिक स्टेज में। इंट्रायूट्राइन लाइफ के थर्ड मंथ से लिवर जो है वो मेन ऑर्गन होता है जो आरबीसी प्रोड्यूस करता है, और स्प्लीन एंड लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो भी इन्वॉल्व होता है अर्थ्रोपोइसिस में। फिर आती है माइलोइड स्टेज। लास्ट 3 मंथ में यूट्राइन लाइफ के जो आरबीसी है वो प्रोड्यूस होती है बोन मैरो एंड लिवर में। याद रखना, मीजोब्लास्टिक में, यॉर्क सैक के अंदर, हेपेटिक स्टेज 3 मंथ के बाद स्प्लीन में, और लिवर मेन ऑर्गन है, स्प्लीन और लिम्फोइड भी होते हैं, और इसके अलावा माइलोइड स्टेज में बोन मैरो एंड लिवर के अंदर। अब आते हैं न्यू बोर्न बेबीज, चिल्ड्रन एंड अडल्ट। न्यू बोर्न बेबीज, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट आरबीसी आर प्रोड्यूस ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो। तो ये तो फीटल लाइफ की बात कर रहे थे। अब हम न्यू बोर्न बेबी जो बच्चा पैदा हो गया वो चिल्ड्रन और अडल्ट, इन सब में कहाँ प्रोड्यूस होती है? रेड बोन मैरो से। 20 ईयर्स की एज तक क्या होता है? आरबीसी जो है प्रोड्यूस होती है रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन, सारे बोन्स की रेड बोन मैरो से। और 20 ईयर्स के बाद आरबीसी प्रोड्यूस होती है मेम्ब्रेनस बोन से, लाइक वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इन सब से। इसके बाद नीचे आते हैं हम, प्रोसेस ऑफ अर्थ्रोपोइसिस का क्या प्रोसेस होता है? स्टेम सेल जो प्राइमरी सेल्स होती है जो कि सेल्फ रिन्यूअल हो जाए, खुद रिन्यू हो जाए और डिफ्रेंशिएट हो जाए स्पेशलाइज सेल्स में। हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो प्रिमिटिव सेल्स होती है बोन मैरो में जो कि ब्लड सेल्स बनाती है। हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो बोन मैरो में होते हैं उनको हम अनकॉम्पिटेंट प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आपको बना के आना है एग्जाम में अगर अर्थ्रोपोइसिस का क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहले होती है अनकॉम्पिटेंट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, फिर कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, फिर इससे लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनेंगे और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट बनेगी।
यहाँ से बनेंगी लिम्फोसाइट्स लिम्फोइड स्टेम सेल से, और कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से बनेगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। अब इनसे क्या क्या बनना है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई से जो है आरबीसी बन रही है यहाँ पे हमारी आर, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम से ग्रेनुलोसाइड बनती है, न्यूट्रोफिल बनेगी, उससे बेसोफिल बनेगी और ईसिनोफिल बनेगी, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम से मेगाकार्योसाइड बनेगी जिससे कि प्लेटलेट्स बनेंगी, और इधर कॉलोनी फॉर्मिंग जीएम से जो है एक मोनोसाइट्स भी बनते हैं। तो ये पूरा आपको बना के आना है स्टेम सेल्स वाला। अब हम बात करते हैं आगे अर्थ्रोपोसिस के टाइम पे क्या क्या चेंज होते हैं। जब कॉलोनी फॉर्मिंग ई जो है पास करते हैं डिफरेंट स्टेज में और फाइनली मैच्योर्ड आरबीसी भी चली जाती है, तो 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। तो साइज सेल का कम हो जाता है, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन अपीयर हो जाता है, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है साइटोप्लाज्म की। अर्थ्रोपोइसिस की स्टेजेस देखिए हम तो वेरियस स्टेजेस होती हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल्स और मैच्योर्ड आरबीसी के बीच में। एक होती है प्रोअर्थ्रोब्लास्ट, एक होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, और एक इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, मैच्योर अर्थ्रोसाइट्स। ये जो फ्लो चार्ट है पूरा आपको बनाना, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके बना सकते हैं। ये जो डायग्राम है इनको मत बनाना, सीधे जो लिखा हुआ वो लिखना है। पहले आया प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, यहाँ से आई कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिट्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिट से CFUE, CFUM, CFUGM। CFUE मेन फोकस इस पे रहेगा आपका। ये जो स्टेप है ना अर्थ्रोपोइसिस के, यही स्टेप है, सिर्फ इसको याद रख लोगे, इन सबको नहीं रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा अगर अर्थ्रोपोइसिस का क्वेश्चन आता है तो। CFUE से प्रोअर्थ्रोसाइट्स, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट। इसके बाद बनेगी हमारी अर्थ्रोसाइट्स। ये डायग्राम नहीं बनाना, सीधे सीधे ये जो लिखा हुआ है ये लिख देना, और ऊपर प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिल, लिम्फोइड स्टेम सेल, और इसके बाद सिर्फ इस वाले चीज़ पे फोकस करना अगर अर्थ्रोपोइसिस का खाली क्वेश्चन आता है तो। फिर सबके बारे में एक एक दो दो लाइन लिखनी है हमें। जैसे कि प्रो अर्थ्रोब्लास्ट या मेगैलोब्लास्ट की बात करें तो ये फर्स्ट सेल्स होती है जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई से ड्राइव होती है। इनका लार्ज साइज होता है, इनका न्यूक्लियस भी लार्ज होता है और पूरे के पूरे सेल्स को एक्यूपाई करके रखता है। न्यूक्लियस में 2 और मोर न्यूक्लियोलाई होते हैं और रेटिकुलर नेटवर्क होता है, और जो साइटोप्लाज्म है इनका वो बेसोफिलिक नेचर का होता है। फिर आते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की बात करें तो वो लिटिल स्मॉलर होती है, थोड़ी सी छोटी होती है प्रोएथ्रोब्लास्ट से। फिर इसके अलावा न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। बेसोफिलिक नेचर का ही होता है साइटोप्लाज्म में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की बात करें तो इसकी जो सेल्स होती है वो भी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से छोटी होती है। न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है बट क्रोमेटिन नेटवर्क जो है फर्दर कंडेंसेशन शो कर रहा है, हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो रहा है। साइटोप्लाज्म ऑलरेडी बेसोफिलिक है, अभी भी बेसोफिलिक है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन करता है वो, तो इसे बोलते हैं पॉलीक्रोमोफिलिक या पॉलीक्रोमेटोटिक अर्थ्रोब्लास्ट। सेल्स डेवलप इनटू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड लेट नॉर्मोब्लास्ट। अब हम आते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, क्रोमेटिक नेटवर्क, और इसको बोलते हैं इंक स्पॉट न्यूक्लियस। तो ये याद रखना। क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे एसिडोफिलिक होने लगता है। अभी तक हमने बेसोफिलिक पढ़ा था, अब एसिडोफिलिक होना शुरू हो जाता है। फिर आते हैं रेटिकुलोसाइट, नेक्स्ट स्टेज। रेटिकुलोसाइट जो है उसको बोलते हैं इमेच्योर आरबीसी। ये स्लाइटली लार्जर होती है मैच्योर्ड आरबीसी से। साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलर नेटवर्क होता है जो कि डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनेल्स के रिमेन से बनता है, इसी वजह से इसी को रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जो कि मैच्योर्ड अर्थ्रोसाइट है। रेटिकुलर नेटवर्क यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है और सेल मैच्योर्ड आरबीसी हो जाती है और बायकॉन्केव शेप को अटेन कर लेती है। इनका डायमीटर बढ़ने लगता है। मैच्योर्ड आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता। 7 डेज लगते हैं डेवलपमेंट मैच्योरेशन होने का आरबीसी का फ्रॉम दी प्रोअर्थ्रोब्लास्ट। फिर ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको थोड़ा याद रखोगे।
कि प्रोएर्थ्रोब्लास्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस शुरू होता है। अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट में न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाता है। इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट में हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाता है। लेट नॉर्मल ब्लास्ट में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं। रेटिकुलोसाइट में रेटिकुलम बनता है। सेल्स कैपिलरी साइड में एंटर करती है फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन। मैच्योर्ड आरबीसी में रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है। सेल जो है वो बायोकॉन्केविटी अटेन कर लेती है। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोइसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर नेसेसरी होते हैं। जनरल फैक्टर की बात करें तो आर्थ्रोपोइटिन, थायरॉक्सिन, हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, विटामिन्स। आर्थ्रोपोइटिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल फैक्टर है आर्थ्रोपोइसिस के लिए। आर्थ्रोपोइटिन, इसको हीमोपोइटिन भी बोलते हैं या फिर आर्थ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। आर्थ्रोपोइटिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। सोर्स देखें तो मेजर सोर्स जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी है जहाँ से सेक्रेट होता है। स्मॉल क्वांटिटी में लिवर और ब्रेन से भी होता है। स्टिमुलेंट क्या है, हाइपोक्सिया जो है मेजर स्टिमुलेंट है आर्थ्रोपोइटिन के सेक्रीशन का। अब बात करते हैं इसके एक्शन की। एक्शन देखें तो क्या क्या एक्शन होते हैं, तो ये तो प्रोटेक्शन करवाता है प्रोएर्थ्रोब्लास्ट का CFUE से ऑफ द बोन मैरो। डेवलपमेंट ऑफ प्रोएर्थ्रोब्लास्ट इनटू मैच्योर आरबीसी थ्रू द सेवरल स्टेजेस, अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट, इंटरमीडिएट, ये लेट नॉर्मल, सब स्टेप्स में आर्थ्रोपोइटिन हेल्प करता है। मैच्योर आर्थ्रोसाइट का जो रिलीज होता है ब्लड के अंदर उसमें भी आर्थ्रोपोइटिन हेल्प करता है। इवन सम रेटिकुलोसाइट्स आर रिलीज अलोंग द मैच्योर आरबीसी। इसके बाद थायरॉक्सिन, जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन है थायरॉक्सिन जो एक्सेलरेट करता है आर्थ्रोपोइसिस के प्रोसेस को। सो हाइपरथायरॉयडिज्म एंड पॉलीसाइथेमिया आर कॉमन। हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो ये ग्रोथ इंड्यूसर होते हैं, वो इंटरल्यूकिन होते हैं और स्टेम सेल फैक्टर होते हैं। जनरली दीज फैक्टर इंड्यूस द पॉलीफरेशन ऑफ PHSC इंटरल्यूकिन विच बिलोंग टू साइटोकाइन फैमिली। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इतना याद मत रखना। आर्थ्रोपोइटिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया और विटामिन, इनको मेजर याद रखना। कौन कौन से विटामिन होते हैं, B होता है जिसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन C होता है जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी और एनीमिया हो जाता है। विटामिन D होता है उसकी वजह से रिकेट्स वगैरह हो जाते हैं। और माल न्यूट्रिशन होता है विटामिन E की डेफिशिएंसी से। मैच्योरेशन फैक्टर विटामिन B12, इंट्रैक्शन फैक्टर और फॉलिक एसिड, ये सारे मैच्योरेशन फैक्टर है। विटामिन B12 जो है मैच्योरेशन फैक्टर है जो कि नेसेसरी होता है आर्थ्रोपोइसिस के लिए। विटामिन B12 को एक्सटेंसिव फैक्टर भी बोलते हैं बिकॉज ये डाइट से ऑब्टेन होता है। इसका एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन से होता है। इसका एब्जॉर्प्शन किसकी प्रेजेंस में, इंटेंसिव फैक्टर ऑफ कैस्ट्रल की प्रेजेंस में। मोस्टली लिवर में स्टोर्ड होता है, स्मॉल क्वांटिटी में मसल में होता है। जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है बोन मैरो में टू प्रमोट मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। एक्शन देखिए सर, विटामिन B12 जो एसेंशियल होता है DNA बनाने के लिए आरबीसी के अंदर, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो मैच्योरेशन नहीं हो पाता सेल्स का एंड सेल डिवीजन रिड्यूस हो जाता है। ऑल्सो द सेल्स आर लार्जर विथ फ्रेजाइल एंड वीक मेम्ब्रेन। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पेरिनीशियस एनीमिया होता है। इंटेंसिव फैक्टर ऑफ कैस्ट्रल की बात करें तो ये प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में बाय द पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये एसेंशियल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इंटेस्टाइन से। विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए कैस्ट्रल इंटेंसिव फैक्टर की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव फैक्टर नहीं होगा तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से पेरिनीशियम एनीमिया होगा, सीवियर गैस्ट्राइटिस होगा, अल्सर होगा, गैस्ट्रेक्टोमी हो जाएगी। फिर आता है फॉलिक एसिड जो कि एसेंशियल होता है मैच्योरेशन के लिए, DNA बनाने के लिए। फॉलिक एसिड नहीं है तो DNA का सिंथेसिस नहीं होगा, मैच्योरेशन नहीं होगा जिससे एनीमिया हो जाएगा। इन सबकी वजह से ही एनीमिया होता है मेनली। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी मेनली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। बस इतना आज के लिए इतना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं आगे का। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।